हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द येट अनदर वीडियो। आज के दिन भाई 3 गेम खेलेंगे और सबसे पहले हम स्पेन और क्रोएशिया वाले गेम की बात करते हैं। तो स्कोर लाइन से ऐसे लग रहा है कि स्पेन कंफर्टेबली जीती है 3 रन से। तो कंफर्टेबली तो वो जीते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्रोएशिया की बात करें तो क्रोएशिया के पास चांसेस थे। अगर आप फर्स्ट हाफ की बात करें तो फर्स्ट हाफ पे भी उनके पास चांसेस थे, उन्होंने अपने चांसेस नहीं लिए। और स्पेशली मैं सेकंड मिस की बात करूंगा जो फर्स्ट हाफ में लिया, वो तो एग्जैक्ट टैप इन था, बट वो टैप इन भी नहीं ले सके और वो कनेक्ट ना कर सके। अब यहाँ पे अगर मैं स्पेन की बात करूँ तो काफ़ी टाइम बाद मैंने स्पेन को देखा है इस तरीके से खेलते हुए। और स्पेन की जैसे फुटबॉल होती है पोजीशन बेस्ड फुटबॉल, लेकिन अगर आप आज के गेम में भी देखें तो ज़्यादा पोजीशन आपको क्रोएशिया की तरफ से देखने को मिलेगी। और स्पेन को मैंने काफ़ी टाइम बाद डेविड वी और फर्नांडो टोरेस के बाद इस तरीके से गोल के सामने क्लिनिकल और स्कोर करते हुए देखा है, कामनेस देखा है। अब सबसे पहले अगर फर्स्ट गोल की बात करूं तो भाई व्हाट अ पास बाय फैबियन रुइस, उसका बहुत ही बेहतरीन पास था। और एल्वारो मोराटा की अगर मैं बात करूं तो दिस इज़ व्हाट यू वांट फ्रॉम योर स्ट्राइकर, काम एंड कंपोज फिनिश था, बहुत ही बेहतरीन फिनिश, टिपिकल नंबर 9 फिनिश मैं कहूँगा। और सेकंड गोल की अगर मैं बात करूं तो फैबियन रुइस का क्लास भाई उस गोल में दिखता है। व्हाट अ ब्रिलियंट गोल, इट वाज प्योर क्लास, जिस तरह का वो गोल था। यहाँ पे अगर मैं फैबियन रुइस की स्पेशली बात करूँ तो मेरे ख्याल से फैबियन रुइस वाज मैन ऑफ द मैच फॉर मी। जिस किस्म का हाफ उसने खेला, पहला जो गोल था मोराटा का वो भी उसके थ्रू आया और सेकंड गोल उसने स्कोर किया, तो आई थिंक ही वाज द मैन ऑफ द मैच फॉर मी। अब अगर सेकेंड हाफ की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सेकेंड हाफ में भी क्रोएशिया को चांसेस नहीं मिले। क्रोएशिया ने सेकेंड हाफ बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्ट किया था और उनको चांसेस मिले, और 2-3 ऐसे चांसेस मिले। अगर क्रोएशिया वो चांसेस को ले लेती तो ये मैच जो था वो डिफरेंट मैच हो सकता था। बट क्रोएशिया वही है कि क्लिनिकल नहीं थी गोल के सामने, और अगर आप क्लिनिकल नहीं हो गए इतने बड़े टूर्नामेंट में, वो भी स्पेन के अगेंस्ट, तो यू डिज़र्व टू बी पनिश्ड। अब उनकी फिनिशिंग इतनी पैथेटिक थी, मुझे लगता है कि अगर मंजूकिच आज भी फुटबॉल खेलने होते तो इस वक्त शायद क्रोएशिया 2 गोल तो एटलीस्ट स्कोर कर जाती। उनको ज़्यादा गोल स्कोर करने चाहिए थे जितने चांसेस उसको मिले। बाकी अगर मैं स्पेन की परफॉर्मेंस की बात करूं तो क्लिनिकल थे आई थिंक गोल के सामने, और पेड्री ने बहुत अच्छा खेला। कुकुरेया वाज गुड, बहुत अच्छी तरीके से रन ले रहा था, बट फील्ड में आ रहा था। उसके अलावा अगर आप बात करें फैबियन रुइस वाज गुड, और उसके अलावा यमीन यमाल की बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। ही वॉज ब्रिलियंट थ्रू आउट द गेम। डेनी कारवाहाल ने भी गोल स्कोर किया स्पेन के लिए। आई थिंक अगर आप ओवरऑल बात करें तो स्पेन डिज़र्व करती थी ये विन। लेकिन अगर आप क्रोएशिया की बात करें तो क्रोएशिया को इम्प्रूव होना पड़ेगा अगर उनको यूरो कप में कंटिन्यू करना है। अगर उनको आगे जाना है तो उनको अपनी परफॉर्मेंसेस निखारनी पड़ेंगी, अपनी परफॉर्मेंसेस को बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके की फिनिशिंग अगर आप आगे भी जाके करोगे तो फिर आपका कोई चांस नहीं है। यू हैव टू टेक योर चांसेस, आपको एक आधा चांस मिलेगा गेम में, एंड यू हैव टू बी क्लिनिकल। सेकंड गेम की अगर आप यहाँ पे बात करें तो स्विट्जरलैंड ने कम्प्लीटली डोमिनेट किया हंगरी को। अगर आप फर्स्ट हाफ की बात करें तो फर्स्ट हाफ में स्विट्जरलैंड ने कम्प्लीटली डोमिनेट किया, और ये हम सबको पता था कि स्विट्जरलैंड डोमिनेट करेगी हंगरी को, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है और उनके प्लेयर्स को पहले भी इतने बड़े टूर्नामेंट्स खेलने का आइडिया है और वो खेल चुके हैं। लेकिन इस तरीके से डोमिनेट करेगी ये मुझे नहीं पता था। मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ हूँ अगर आप हंगरी की बात करें, क्योंकि हंगरी बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही थी सोबोस्लाई के ऊपर। अब अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें तो फर्स्ट हाफ में स्विट्जरलैंड ने डोमिनेट किया हंगरी को। आप कह सकते हो कि एक्सपीरियंस प्लेयर सब कुछ आप दे सकते हो, लेकिन जिस तरीके की मेंटालिटी के साथ उतरी थी हंगरी, मैं उससे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ। आई वॉज एक्सपेक्टिंग बिट मोर। मुझे लगता था कि हेड टू हेड गेम होगा इन दोनों टीम्स के बीच, एंड में इवेंचुअली हमें पता था कि स्विट्जरलैंड ही जीतेगी, क्योंकि स्विट्जरलैंड ने खुद को इन टूर्नामेंट्स में काफ़ी दफ़ा प्रूव किया और काफ़ी दफ़ा अंडरडॉग्स का रोल निभाया। लेकिन अगर आप उसके बावजूद भी देखें तो उसके बावजूद भी आई थिंक हंगरी जो थी वो बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही थी सोबोस्लाई के ऊपर। अब अगर आप 35 मिनट की बात देखें तो 35 मिनट के बाद एक स्पेल ज़रूर आया था हंगरी का, जिसमें तो आपको दिख रहा था कि थोड़ी बहुत आपको पासिंग करते हुए दिख रहे थे। बाकी अगर आप ओवरऑल गेम की बात करें तो ओवरऑल गेम में वो पासेस भी इतने ज़्यादा नहीं कर रहे थे, और स्विट्जरलैंड के पास थी मेजॉरिटी ऑफ द बॉल थी और स्विट्जरलैंड की मेजॉरिटी ऑफ द अटैक्स कर रही थी। तो वो जो 5 मिनट का स्पेल आया था हंगरी के पास, उसके बाद ही स्विट्जरलैंड स्कोर दैट सेकंड गोल,
और फिर हाफ टाइम हुआ। हाफ टाइम के बाद की अगर हम बात करें तो हाफ टाइम के बाद सपोज लाइक कि ब्लेरियंस की वजह से उन्होंने एक गोल तो स्कोर किया, बट इट वाजंट इनफ। मेरे ख्याल से बिट डिसअपॉइंट किया यहाँ पे हंगरी ने। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हंगरी एंड टू एंड सर्व खेलेगी स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट, बट एट द एंड क्रेडिट टू द स्विस, दे वर द बेटर साइड एंड दे टोटली डिजर्व्ड इट। अब अगर हम तीसरे और आखिरी गेम की बात करें तो वो गेम था इटली वर्सेस अल्बानिया। इटली पे लोगों की नज़रें बहुत ज़्यादा थी क्योंकि बहुत से लोग थे उन्होंने इटली को काफ़ी टाइम से खेलते हुए नहीं देखा था, और जिन्होंने इटली को खेलते हुए देखा था उन्होंने कहा था कि इटली एक अंडरडॉग स्टोरी हो सकती है इस यूरो कप में। अब अगर हम मैच के स्टार्ट की बात करें तो मैच का स्टार्ट इतना कोई अच्छा नहीं था इटली के लिए। विद इन अ सेकेंड उन्होंने गोल कंसीड किया, डी मार्को का एक ऑफल मिस्टेक जिसकी वजह से बजरेमी जो थे उन्होंने गोल स्कोर किया। आई थिंक यहाँ पे मैं डेनारूमा को बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करूँगा क्योंकि विकारियो भी जो है स्पर्स के जो गोलकीपर है वो भी इस वक्त बेंच पे है, तो उसको भी आप टेस्ट कर सकते हो क्योंकि डेनारूमा का इतना अच्छा फॉर्म नहीं रहा अगर आप पीएसजी में भी देखें। और इनफैक्ट कि अगर आप ये गोल भी देखें जो एक गोल कंसीड किया फार कॉर्नर में, आई थिंक आप एक्सपेक्ट करते हो बड़े गोलकीपर से, टॉप क्लास गोलकीपर से, कि वो इस तरीके की गोल सेव किया करें। तो आई थिंक वर्स्ट पॉसिबल स्टार्ट था इटली का, और उसके बाद इटली ने कमबैक किया और 11वें मिनट में बास्तोनी ने गोल करके इक्वलाइज कर दिया, जिसके बाद बरेला ने गोल स्कोर करके 16 मिनट में इटली को लीड दिला दी। अब मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो बहुत अच्छा खेली इटली, और इटली के अगर आप डिफेंसिव प्लेयर को देख लें तो मुझे लगता है कि इटली का ही एक हिस्ट्री रही है कि उनका डिफेंसिव प्लेयर हमेशा सॉलिड रहा है। चाहे आप बनुची केलिनी की बात करें, चाहे आप माल्दीनी की बात करें, चाहे आप उससे पहले भी बात करें, तो इटली अपने डिफेंस की वजह से जानी जाती है। और मेरे ख्याल से ये एक ऐसा डिफेंस है इन दोनों का, बास्तोनी का और उनके साथ जो खेलते थे उन दोनों का एक ऐसा डिफेंस है जो कि मुझे लगता है कि फ्यूचर में बनुची और केलिनी बन सकते हैं इटली के लिए। आई थिंक इम्प्रेसिव था थ्रू आउट, और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और केजा की मैं यहाँ पे स्पेशली बात करूँगा कि केजा जो वो ओल्ड केजा की हमें झलक उसमें नज़र आई है, वो इस वजह से नज़र आई क्योंकि वो लेफ्ट विंग पे खेलते थे, जो उनकी पोजीशन थी जो वो वहाँ पे खेले। और अगर आप जुवेंटस की बात करें तो जुवेंटस में एलेग्री के अंडर वो एज अ स्ट्राइकर खेलते थे, जिसकी वजह से जो उनका गेम था वो निकल के सामने नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से ही शायद वो एक्सटेंड नहीं करना चाह रहे जुवेंटस के साथ। तो आई थिंक अगर आप ओवरऑल देखें तो सॉलिड स्टार्ट फ्रॉम इटली। डिफेंस आई थिंक उनका बहुत सॉलिड है, डी मार्को है, उसके अलावा अगर आप बात करें बास्तोनी है, तो मेरे ख्याल से एक सॉलिड टीम हो सकती है, एक अंडरडॉग स्टोरी हो सकती है। बेस्ट पॉसिबल स्टार्ट। बट ये थे हमारे मैचेस के रिव्यू, और आप लोग बताएं भाई आप लोगों को क्या लगा, आप लोगों के क्या व्यूज़ है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और आप लोगों का क्या ओपिनियन है क्रोएशिया के मिसेस पर और इटली पर, आप लोगों को क्या लगता है कि दोनों टीम्स कितना आगे तक जाएंगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस।